नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, पहले उस न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं। तो संस्कृति आईएएस आप सभी लोगों के लिए लाया है 50% की भारी छूट। यह छूट आप सभी लोगों को किन कोर्सेज पे दी जा रही है? तो सभी लाइव कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स और डीएलपी कोर्स पे यह सुविधा दी जा रही है, जिसमें शामिल है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी प्रीलिम्स कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स और 2 ऑप्शनल शामिल हैं, इतिहास और भूगोल। तो फ़ोन नंबर आप लोग की स्क्रीन पर है, जल्दी से डायल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। इसका आप लाभ ले सकते हैं 29 अगस्त से 1 सितंबर तक ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ईएमआई की सुविधा भी दी जा रही है। तो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप लोग का सपना साकार हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिख के चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, तो प्रत्येक पे चर्चा करेंगे पूरी तरह से विस्तृत रूप में। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है विश्व धरोहर शहर के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है भाई, फैसला किया गया है कि पुडुचेरी को अब शामिल किया जाएगा विश्व धरोहर शहर के रूप में। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, अभी यह फैसला लिया गया है कि पुडुचेरी को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाएगा और यह इसका प्रोसीजर होता है। पहले 1 वर्ष तक आपको टेंटेटिव लिस्ट में रहना होगा। जब आप 1 वर्ष की अवधि को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको मेन लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो पुडुचेरी दक्षिणी भारत का हिस्सा है और यह भारत के पूर्वी तट पर है। ठीक है, स्थान आप सभी लोग परिचित होंगे, इतना तो मैं मानता हूं, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, मानचित्र का ज्ञान रखते होंगे। न्यूज़ सभी लोग को क्लियर हो गई है, समझते हैं इससे संबंधित अन्य बातों को। हमें पता लग रहा है कि यह जो कार्य है, ये जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, वह तैयार किया गया है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। भारत का एक महत्वपूर्ण संस्थान है ये। इसके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, वह सभी जिम्मेदारी आपको इसके नाम में पता चल रही होगी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर यह दिख जा रही है कि एक्चुअल में यह जो काम करता है ट्रस्ट के रूप में काम करता है, कुछ और नहीं है इससे। देखिए, बट ट्रस्ट आप किसके लिए हो और किस क्षेत्र में आपको काम करना है, तो आपका जो काम है रहेगा वो आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज का। तो भारत में जो भी शहर है, जो भी स्थल है, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है संरक्षण की या यूनेस्को में प्रस्तावित किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि पहले यह जो इंटेक है, ठीक है, संस्थान है, यह संस्थान फैसला लेगा, यह देखेगा कि आप मानकों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं और आपको वहाँ शामिल किए जाने की ज़रूरत है या नहीं है। यदि यह फैसला कर लेता है और ये आपको अपने स्तर पर पहले अप्रूवल दे देता है, तो ही उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और आपके लिए प्रस्ताव आगे भेजा जाएगा, अदरवाइज़ यहीं पर ही रोक लिया जाएगा। क्लियर है न्यूज़? अगर हम बात करें इस संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1984 में की गई थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यह वही समय है जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। तो आप लोग इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। कहाँ है इसका हेड ऑफिस? नई दिल्ली में है। ठीक, मुख्य काम इसको जो दिया गया है, वह दिया गया है भारत में विरासत जागरूकता करना और उसके संरक्षण की दृष्टि से जो भी पहल है, जो भी कार्यक्रम हो सकता है, वह सब कुछ करना। क्लियर है इतनी बात? तो कैसे कैसे काम होता है आप समझ गए। अब इससे जुड़ी कुछ खास बातों को जानते हैं कि क्यों हम चाह रहे हैं कि पुडुचेरी को अब यहाँ पे शामिल किया जाए। तो इसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला इंपॉर्टेंट रीज़न है कि यहाँ पर औपनिवेशिक इमारतें हैं। कौन सी हैं? तो वह है सारी की सारी फ्रांस वाली, यानी कि फ्रांसीसियों ने इस क्षेत्र में अपना पूरे का पूरा साम्राज्य स्थापित किया था, फैक्ट्रियाँ लगाई थी और लंबे समय तक इस क्षेत्र पर वह रह रहे थे। तो इस दौरान जब कोई भी व्यक्ति यहाँ आया, कंपनी आई, तो उसने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, अपने अनुसार जो वह अपना कल्चर लाए थे, वह कल्चर के अनुरूप उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई। मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ ये बात कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, अपनी भाषा लेके जाएगा, अपना पहनावा लेके जाएगा, खान पान लेके जाएगा और इस प्रकार की अपनी शैली भी लेकर के वह जाता है। तो वह जो शैली अपने यहाँ यूरोप से लेकर के आए, उसी को उन्होंने भवनों में शामिल किया। तो उन्हीं के अनुरूप उसने जितने भी भवन बनाए, चाहे अपने प्रयोग के लिए, प्रशासनिक प्रयोग के लिए, सेना के लिए, वो सब अपनी शैली में बनाए। तो पुडुचेरी इसलिए खास है। अब हम लोग चाहते हैं कि इन जो यहाँ पर इमारतें हैं, इनको संरक्षण दिया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पारंपरिक तमिल घर हैं यहाँ पर, यानी कि सालों से, सालों क्या शताब्दियों से ही बताते हैं कि ये जो पुडुचेरी है, तमिल लोगों का स्थान रहा है। यहाँ तमिल परंपरा का विकास क्रमिक रूप से देखा जाता है। बट एक समय ऐसा आया कि तमिल परंपरा देखने को मिलती थी, तमिल घर देखने को मिलते थे, बट तमिल परंपरा फ्रांसीसियों के साथ मिल गई और बन गए फ्रैंको तमिल शैली। और हमें पता लगता है कि जो ये फ्रैंको तमिल शैली है, उस वास्तुकला के अनेक भवन इस क्षेत्र में है जिनको वर्तमान में संरक्षण की ज़रूरत है। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुडुचेरी में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और वहाँ जनसंख्या, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये भवन है, जो वहाँ का हेरिटेज है, वो संकट में आ गया है। यदि संरक्षण ना दिया जाए तो जल्द ही खत्म हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यह प्रस्ताव आगे भेज रहे हैं।
इसके बहुत महत्वपूर्ण लाभ होने वाले हैं। पुडुचेरी को अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण बनेगा, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, इसको पर्यटन को बढ़ावा मिल जाएगा, इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा, शहरी प्रबंधन हो जाएगा, निवेश आकर्षित करेगा, साथ साथ संरक्षण का कार्य भी यहाँ पर किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण सभी कार्य रहेंगे इसको यहाँ पर अधिसूचित करने के। विश्व धरोहर शहर क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, वही सब बातें तो संरक्षण की दृष्टि से किया जाता है, क्योंकि वर्तमान में चीज़ें बदल रही हैं और संरक्षण की ज़रूरत है इन सभी क्षेत्रों को। इसमें जो क्षेत्र शामिल होगा वह दो तरह से शामिल हो सकता है, या तो आपका एक सांस्कृतिक इतिहास रहा हो या फिर आप प्रकृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो पुडुचेरी संस्कृति वाली कैटेगरी में शामिल हो जाता है। यहाँ पर हमको ये भी पता चल रहा है कि पहले ऐसा कुछ टर्म नहीं हुआ करता था, यानी कि पहले यूनेस्को सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को ही शामिल किया करता था, बट सिटीज़ को भी बाद में सोचा गया कि शामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में ऐसे महत्वपूर्ण शहर है जिनको संरक्षण की ज़रूरत है। अपनी उनका इतिहास है, प्रकृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी वर्तमान में संकट का सामना कर रहे हैं। यह निर्णय लिया गया था वर्ष 2005 में, जिस समय विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई थी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। यहाँ इन्होंने पूरा निर्णय लिया, यह इसका 29वां शर्त था, और उसके बाद जो भी मानक होने चाहिए पूरा फ्रेमवर्क यहाँ डिज़ाइन किया गया और उसके बाद उसी के अनुरूप सारे कार्य चल रहे हैं। इन्होंने फ्रेमवर्क इस प्रकार से डिज़ाइन किया था और इसमें 10 जो नियम मानक थे, जो मानदंड थे वह निर्धारित किए थे, बट 10 का पालन करना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप 10 में से किसी भी एक मानक को पालन करते हैं, आप इतने में ही काफ़ी हैं और आप इस सूची में शामिल हो सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अगर आपसे मानक के बारे में पूछ लिया तो आपको बता देना है कि मानक तो 10 हैं किसी शहर को शामिल करने के लिए, बट आप उसमें से एक को भी फॉलो करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अब ऐसा क्या है कि ये तो नया काम है या पुराना, यानी कि पहले भी भारत के कोई शहर शामिल हुए हैं या पहली बार ही कोई शहर चुना गया है जो पुडुचेरी है और उसको यहाँ पे स्थान दिया जाएगा। तो पहले भी 4 जो शहर हैं भारत के वो इस लिस्ट में शामिल हैं। 2 शहर ऐसे हैं जो मेन लिस्ट में हैं, 2 शहर ऐसे हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में। भारत का पहला शहर जो यूनेस्को के द्वारा एक हेरिटेज सिटी के रूप में संरक्षित किया गया था वह था गुजरात का अहमदाबाद। उसके बाद जब दूसरे शहर पर नज़र रखी गई तो वह निकला आमेर, यानी कि जयपुर। तो यह जो 2 महत्वपूर्ण शहर हैं अहमदाबाद और जयपुर, दोनों ही इसकी सूची में शामिल हैं, वो भी स्थायी रूप से। इसके अलावा 2 ऐसे शहर हैं जो अभी टेंटेटिव लिस्ट में, यानी कि उन्होंने 1 साल का अवधि जो है वह पूरी नहीं की है। कौन कौन से हैं वह शहर, वो पता लगता है कि एक है दिल्ली और दूसरा है शांति निकेतन। दिल्ली सबको पता है, बट शांति निकेतन पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यह वेस्ट बंगाल का एक इम्पॉर्टेंट शहर है और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनका निवास स्थान है। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास के मामले में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अच्छी। तो इसलिए ये 2 शहर टेंटेटिव लिस्ट में, ये दोनों सी परमानेंट लिस्ट में। तो पूरा प्रोसीजर समझ रहे हैं कि कैसे भारत में पूरा चीज़ों की जाँच की जाती है, सभी मानकों को देखा जाता है, फिर कुछ उद्देश्यों से, कुछ मानकों के अनुरूप फिर प्रस्ताव किया जाता है और बाद में शामिल किया जाता है उस शहर को। बट इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों ने ले ली है, जान ली है, समझ ली, तो प्रयोग भी तो कीजिए ना, जिससे आपकी जानकारी और अधिक कंठस्थ हो जाए और मजबूत हो जाए। तो ज़रूरी है कि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते। एक सरल सा प्रश्न है बट अच्छा है आप लोगों के लिए। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है सीताकली लोक कला के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट फोक आर्ट क्यों चर्चा में आई है, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में यह बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सीताकली लोक कला को परफॉर्म करते हैं वह अपने मूल क्षेत्र, कौन सा है, केरल है, वह केरल से बाहर निकलेंगे और दूसरी जगह पे जाके परफॉर्म करेंगे। तो कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, बेंगलुरु में जा रहे हैं, ठीक है, बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर में परफॉर्म करेंगे। तो पहला ऐसा इंसिडेंट है कि सीताकली लोक कला के लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का मतलब है कि आपको एक राष्ट्रीय पहचान मिल रही है, अगर आप भारत से बाहर चले जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इसके माध्यम से जो उसके कलाकार हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, उनकी स्थिति अच्छी होती है और कला को संरक्षण देने के साथ साथ उसके विस्तार के कार्य भी होते हैं। तो समझते हैं क्या क्या खास बातें हैं इस कला से जुड़ी हुई, जिस वजह से हमें ये पढ़ना ज़रूरी हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी कोल्लम जिले के पेनियार नामक जगह में, केरल में कोल्लम और कोल्लम में पेनियार नाम की जो जगह है ये है पेरिनाड। इस मामले में महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी इसकी यहीं से हुई थी। कहते हैं कि यह जो पूरी की पूरी फोक आर्ट है यह शताब्दियों पुरानी है, शताब्दियों पहले इसको किया जाता था। बट उसके बाद क्या हुआ कि एक समय आया कि यह लुप्त सी होने लगी, बट फिर इसको बढ़ाया गया। कब बताते हैं, आज से 150 साल पहले।
150 साल पहले शुरू किया गया इसको दोबारा करना। हालांकि एक खास बात यह है कि यह मुख्य रूप से नीची जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था। तो कौन कौन से वे लोग? वेदार समुदाय, पुलायार समुदाय, ये दोनों ही समुदाय जो थे 150 वर्ष पहले इसको शुरू किया, इसको बढ़ाया। बट एक्चुअल में जो लोक कलाएं होती है ना, लोक कला हो, लोक नृत्य हो, लोकगीत हो, आपकी संस्कृति को, आपके समाज को, आपकी सभ्यता को, इतिहास को प्रस्तुत करती है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको प्रोत्साहन कब मिलता है? जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, क्योंकि ये आपका लोकल है। लोकल है तो आपके जो फीचर्स हैं वह स्थानीय लोग ही जानते हैं, बाकी लोग नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्थानीय लोग ही इस कल्चर को बढ़ाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको अन्य लोगों तक पहुंचाएं। यदि कभी यह काम रुक जाता है तो फिर इस कला का पतन शुरू हो जाता है, जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाती। तो वही स्थिति हुई। ऐसा हुआ कि 150 वर्ष पहले इसको किया जाने तो लगा, बट फिर उसके बाद गिरावट हो गई, पतन की तरफ देखा गया और लगभग पिछले 3 दशकों के बीच इसमें बहुत अधिक गिरावट देखी गई। बाद में फिर निर्णय लिया सबने मिलजुल कर और 2017 के बाद इसके संरक्षण के प्रयास शुरू किए गए। और इतने संरक्षण के प्रयास शुरू किए गए, इतने अच्छी तरह शुरू किए गए कि आज यह जो पूरी की पूरी कला है केरल से बाहर भी जा रही है, इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें मुख्य रूप से जो थीम रखी जाती है वह थीम रामायण की होती है, यानी कि रामायण में जो भी कहानियां हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको ही प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पर गीत, संगीत और नाटिका के माध्यम से। मुख्य रूप से जब कभी भी इसमें राम और लक्ष्मण को प्रस्तुत किया जाएगा तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को हरे रंग में दिखाया जाता है। इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वह फैक्ट जुड़ा हुआ है कथकली से। जब कभी भी कथकली का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो दैवीय प्रकृति का होगा तो उन्हें हरे रंग का दिखाया जाता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्रतीक है और दैवीयता को सूचित करता है, तो इसलिए हरे रंग में दिखाते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने भी बोरो की और कभी भी भगवान का स्वरूप दिखाते हैं तो यह लोग भी हरे रंग में ही दिखाते हैं। पर कब किया जाता है यह कार्यक्रम? तो बताते हैं कि इसको किया जाता है ओणम के समय, महत्वपूर्ण पर्व है फसल से जुड़ा हुआ, तो ओणम के समय ही इसका प्रस्तुतिकरण होता है, यह सब कार्यक्रम शुरू होता है। बट अभी संरक्षण की वजह से इसका मंच प्रदर्शन भी शुरू हो गया और अब अलग अलग समय इसको किया जा रहा है। इसमें जो भी उपकरण यूज़ होते हैं, जो भी इसके इक्विपमेंट्स हैं, वह बताते हैं कि ताड़ के पत्तों जैसी चीज़ों से बने होते हैं या बांस से बने होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से नेचुरल ही चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, ऑर्गेनिक यूज़ किया जा रहा है। इसमें प्रमुख प्रयोग होने वाले उपकरण हैं गंजीरा, मणिकट्टा, चिरता और कैमानी। इन सभी को इसमें प्रयोग किया जाता है और एक बड़ा ही आकर्षक दृश्य यहाँ दिखाया जाता है। बट वर्तमान में इसको चर्चा करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह लुप्त होती सी दिख रही है, जिसको संरक्षण की आवश्यकता है। अब मैंने आपको बताया कि नीची जाति के लोग उसको जनरली करते हैं, तो क्या होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्हें अपने काम पे भी ध्यान होता है, परिवार भी चलाना होता है और साथ साथ इस लोक कला को भी बढ़ाना होता है। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में ना लोक कला दब के रह जाती है और लोग पीछे हो जाते हैं। तो आज के समय में इसको करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं और इतने कम लोग रह गए हैं कि इसके संरक्षण के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता हो गई है। जैसे कि अगर हम केरल की ही स्थिति समझे तो केरल में एक समूह है पेरिनाट सीताकली संगम। संगम मतलब एक तरह संगम यूनियन की हम बात कर रहे हैं, तो उसको संगम कहते हैं केरल में। यह एकमात्र ऐसा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ सीताकली लोक कला के लिए कार्य करता है, इसके अलावा वहाँ पे कोई भी और नहीं है। तो जितने भी गिने चुने सदस्य हैं इसके, वही इस तरह परफॉर्म करते हैं। अभी एक 20 सदस्यीय समूह ही जाएगा बैंगलोर और इसको परफॉर्म करके आएगा। तो ज़रूरत है संरक्षण की, बट इसके जो फीचर्स हैं ये सभी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता ही रहता। जैसे कि एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर भी है जिसका जवाब आप दे सकते हैं बेझिझक, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो तीसरी न्यूज़ देखते हैं हमारी क्या कह रही है। लॉयन टेल्ड मकॉक के बारे में कह रही है, एक ऐसा जीव जो शेर की पूंछ वाला बंदर कहलाता है, इसकी बात यहाँ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में और केरल के क्षेत्र में इन बंदरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है आज के समय। ऐसा मान रहे हैं कि जो हमारे पर्यावरणविद है उनका कहना है कि आसपास वाला जो साइलेंट वैली का क्षेत्र है, साइलेंट वैली से यह बंदर पलायन कर रहे हैं और तमिलनाडु में नीलगिरी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं और केरल के नीलांबूर जिले में नंदुगानी वनों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी बीते दिनों बहुत अधिक संख्या में इन बंदरों को इन क्षेत्रों में देखा गया। बंदर मकाक कहलाते हैं ये वाले, ठीक है। तो इसलिए अब ज़रूरी है कि कुछ बात इनसे संबंधित कर ली जाए, क्योंकि जिस तरह यूपीएससी ने इस बार इरंगुटान वाला क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो उसने कह दिया है कि भैया एनवायरमेंट पे भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। यह है वही भाई साहब हैं जिन भाई साहब की बात हम कर रहे हैं। लायन टेल्ड मकाक इनको कहते हैं, ठीक है। तो पहले इनको द लायन मंकी के रूप में जाना जाता था। द लायन मंकी क्योंकि इनका जो चेहरा है ना, इनके चेहरे पे जो बाहर मत निकल आना,
है ना। तो इनके चेहरे पे ये जो आयल बना हुआ है ना, इसको आयल कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार का एक आयल हम लोग शेर के मुंह पे भी देखते हैं, बालों का एक पूरी तरह से एक अच्छा खासा ये पूरा चीज़ बना होता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल इसको पूंछ से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि पूंछ जो है वह भी शेर की ही भांति है। तो इसी वजह से अगर हम इसका रंग चेंज कर दें ना, अभी ये काला दिख रहा है, ये ग्रे दिख रहा है, तो अगर हम इसको शेर वाला कलर दे दें तो हो सकता है कि बहुत लोग कई बार जल्दबाजी में देखो तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है ना। आप लोग नहीं होइएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है कुछ खास बातें भाई साहब के बारे में कर लें, वरना नाराज़ भी हो सकते हैं ये। तो क्या क्या खास बातें साइलेंट वैली वाले क्षेत्र से आ रहे हैं। दो कारण माने जा रहे हैं आने के। पहला मुख्य कारण मान रहे हैं भोजन, और दूसरा मौसमी स्थितियाँ। मौसम बदलता है तो हम देखते हैं कि जो जीव होते हैं वह स्थानांतरण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो यह रीज़न मान रहे हैं। साथ साथ भोजन की खोज इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। ऐसा हुआ कि बीते दिनों 2021 में इस पूरे क्षेत्र में, जो तमिलनाडु केरल वाला क्षेत्र है ना, तो इस तमिलनाडु केरल वाले पूरे क्षेत्र में काफ़ी सारा काम किया गया। यानी कि जो पूरी टीम थी पर्यावरणविद की, उन लोगों ने पूरे के पूरे वन क्षेत्र को एक्सप्लोर किया और देखा कौन कौन सी प्रजाति है। उस समय पता लगता है कि जो यह लायन टेल मकाक है ना, इसकी संख्या वहाँ पर नहीं थी, 0 मानी जा रही थी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। बट अभी की जो स्थिति है 2023 की, बहुत बड़ी संख्या में यह मिल रहे हैं, यानी कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो या तो उन्होंने प्रजनन के माध्यम से बढ़ाई है, या फिर यह साइलेंट वैली वाले क्षेत्र से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा माना जाता है। कुछ खास बातें भाई साहब से जुड़ी हुई, फिर दोबारा आ गए हैं साहब। तो बता रहे हैं कि इनका जो वैज्ञानिक नाम है वह है मकाक साइलिनस। तो कभी भी अगर मकाक साइलिनस आप देखें तो बेज की जगह आप लायन टेल्ड मंकी को लगा दीजिएगा। शुरुआत में 1880 में नीलगिरी मैनुअल प्रस्तुत किया गया था, जिसमें द लायन मंकी के रूप में इनको जाना गया था, और यह बताया गया था कि एक ऐसा प्राणी है जो शेर की भांति दिखता है, आयल की वजह से, पूंछ की वजह से, बट कलर अलग है उसका। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह भी बताया गया कि यह शर्मीला है, यानी कि जनरली नहीं दिखता और छुपा छुपा ही घूमता है, बट शांत रहता है। तो ऐसी बातें इस मैनुअल में प्रस्तुत की गई थी ये भाई साहब के बारे में। तो शेर की तरह दिखता है, शर्मीले स्वभाव वाला है, और फल भक्षी, यानी कि खाएगा तो सिर्फ फल खाएगा। इसकी एक खास बात है, खास नेचर है, जो आप लोग को बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जल्दी जल्दी में ये ग्रुप में जाते हैं, और ग्रुप में जाने के बाद इनको जो जो फल मिलते हैं ना, यह उनको खाते नहीं है, पहले स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं, तो इनके पास में एक खास पॉकेट होता है। पॉकेट कहाँ होता है, वह पॉकेट होता है इनका ये वाला क्षेत्र, ये जैसे कि हम लोग खा सकते हैं बट मुंह में नहीं रख सकते। इनके पास एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम क्या होता है कि यह खाने को पहले भरते हैं मुंह के अंदर, तो यहाँ पे इनके ना पॉकेट्स होते हैं, तो पॉकेट्स में आके वह खाना फंस जाता है। जब उनको दिखता है कि अब हमारे खाने पे संकट नहीं है और हम से बैठ के खा सकते हैं, तो वह इस क्षेत्र को रगड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वह बाहर आता है और फिर दोबारा खाते हैं। ऐसा काम ये करते हैं, ठीक है। तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस इस प्रकार से फॉलो करते हैं। इनकी विशेषता, इनकी एक खास विशेषता यह भी है कि जब इनको कभी आपस में बातचीत करनी होती है ना, तो ये 17 तरह के अलग अलग स्वर का प्रयोग करते हैं। तो 17 अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालने में सक्षम है, अलग अलग तरह से आपस में बातचीत करने में सक्षम है। बहुत तेज चिल्लाते हैं और दूसरे व्यक्ति बताते हैं कि हाँ यहाँ हूँ मैं, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यह इनके कुछ खास फीचर हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आए तो सब बातों का जवाब बहुत अच्छे से दे देना है आपको। बट IUCN में इनको लुप्तप्राय बता रहे हैं, एंडेंजर्ड है, यानी कि संरक्षण की बहुत अधिक ज़रूरत है, और यदि नहीं ध्यान दिया गया इनकी संख्या पे तो आने वाले समय में लुप्त भी हो सकते हैं। न्यूज़ बेहद महत्वपूर्ण है, तो एक बेहद महत्वपूर्ण सा अलग सा प्रश्न आप लोग के लिए लाए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, और जल्दी से आंसर कर सकते हो आप लोग मुझे। अगली बात करते हैं मेव मुस्लिम की। मेव मुस्लिम मेवात वाले क्षेत्र के मुस्लिम लोग हैं। बीते दिनों नूह वाले क्षेत्र में एक बड़ी घटना देखी गई, एक सांप्रदायिक इंसिडेंट हुआ, और वहाँ पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का एक यात्रा चल रही थी, जिसको वार्षिक ब्रजमंडल यात्रा के रूप में जाना जाता है। तो पुराना कॉन्फ्लिक्ट था इनका, वह कॉन्फ्लिक्ट बड़ा तेजी से उभरा, और जब यह यात्रा मेवात में मुस्लिमों वाले क्षेत्र में पहुंच गई तो आपस में लड़ बैठे लोग। बहुत लोग यहाँ पर घायल हुए हैं और कई लोग की मृत्यु भी हो गई, ऐसा देखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, हरियाणा में यह इंसिडेंट हुआ, तो ज़रूरी है कि फिलहाल हम जाने कि ये जो मेव मुस्लिम टर्म इस न्यूज़ में देखने को मिल रही है, क्यों देख रहे हैं हम लोग, और क्या खास बात है मेव मुस्लिम के बारे में चर्चा करते हैं एक बार। तो हमें पता लगता है यहाँ पर कि जो मेवात वाले क्षेत्र में जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनको ही मेव मुस्लिम कहते हैं। मेवात वाला क्षेत्र कई क्षेत्रों का मिला जुला क्षेत्र है। इसमें हरियाणा का नूह भी आएगा, पलवल, फरीदाबाद आएगा, गुड़गांव जिले आएंगे, राजस्थान के अलवर और भरतपुर,
पश्चिमी यूपी के भी कुछ क्षेत्र जैसे कि मथुरा भी इसमें शामिल है। तो कई क्षेत्रों का मिला जुला क्षेत्र है, जिसको मेवात वाला क्षेत्र हम लोग बताते हैं। यह जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को लेकर के इतिहासकार अलग अलग विचारधारा रखते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह जनजाति है, कई लोग कहते हैं चरवाहा है। तो एक मत नहीं है पूरी तरह से। कई कहते हैं कि राजपूत हुआ करते थे। ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग सर्वधर्म परंपरा को पालन करते हैं, यानी कि अगर धर्म कोई भी हो सबका समान पालन करते हैं। जनरली जो मुस्लिम होते हैं वह इस्लाम के प्रति आस्था रखते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। बट जो ये मेव मुस्लिम है, यह एक अलग समुदाय है, एक पिछड़ा समुदाय है पूरे के पूरे इस मुस्लिम समुदाय में, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक ज़्यादा डाउन है। अब यहाँ मामला क्या है, मामला समझते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो इतिहासकार हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये व्यक्ति तो सभी धर्मों का पूरे समान रूप से आदर करते हैं, सबका पालन करते हैं। तो उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने ऐसा माना कि जब आप होली, दिवाली, तीज मना रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं, आप मुहर्रम भी मना रहे हैं, तो इसके लिए रिसर्च में यह माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के बाद और 17वीं शताब्दी के बीच जिस समय भारत पे इस्लामिक शासन चल रहा था, तो इस्लामिक शासन के दौरान जो भी शासक हुआ करता था उन्होंने इन लोगों को टारगेट किया, यानी कि मेवात वाले क्षेत्र में जो लोग रहते थे वे थे तो हिंदू, और उनको टारगेट किया गया और टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि वे हिंदू से मुस्लिम बन तो गए, बट उन्होंने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा और उनकी वह सभी परंपराएं आज भी जीवित हैं और आज भी वे सभी धर्म के जितने भी जो भी त्यौहार है, उनकी जो आस्थाएं हैं, सबका समान रूप से सम्मान करते हैं। तो चाहे उनको आदिवासी मान लिया जाए चाहे राजपूत, बट क्लैरिटी नहीं है इनकी हिस्ट्री को लेकर के कि क्या मामला है। बट वायलेंस बहुत अधिक हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक दयनीय है, जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। पहली बात तो मेवात की जो भूमि है वह अनुपजाऊ है, यानी कि यहाँ पर अच्छी फसल नहीं होती, तो इसलिए जल्दी यहाँ पर कोई जाना आना या इनका कृषि में बहुत अधिक भूमिका नहीं है, ना ही यह आर्थिक स्थिति में योगदान दे पा रहे हैं। यह जो क्षेत्र है ये शुरुआत से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग नहीं रहा है। चाहे हम बात करें मध्यकालीन इतिहास की, प्राचीन इतिहास की, तो ऐसा नहीं था कि व्यापारी यहाँ से निकलेंगे ही निकलेंगे ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से भी यह क्षेत्र पिछड़ा रह गया। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि भारत की जो सरकार है वो बहुत अधिक आकर्षित नहीं हुई और इस क्षेत्र के लोगों की शिक्षा के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए बहुत अधिक कार्य नहीं किए गए, जिस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वह आज भी पिछड़े बने हुए हैं, स्थिति उनकी दयनीय है और यह जो मेव मुस्लिम है इसी वजह से चर्चाओं में आज बने हुए हैं। तो स्थिति क्या है, इनको क्या माना जाता है, मुस्लिम समुदाय में इनकी क्या स्टेटस है, इतिहासकार क्या कहते हैं, ये सब बात आप अब जान गए हैं। इतना जान गए तो ज़रूरी है कि एक सरल से प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। चीन का आधिकारिक मानचित्र, एक नया मानचित्र रिलीज किया भाई चाइना ने और हम लोग के लिए कई कंसर्न रेज कर दिए। बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई और इस दौरान उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वहाँ से हम लोग सेना को वापस ले लेंगे, भारत अपनी चाइना अपनी। अच्छा लग रहा था, सुनने में आ रहा था कि भारत और चाइना के बीच संबंध अच्छे हो जाएंगे, स्थिति सुधर जाएगी, तो अब कॉन्फ्लिक्ट का कोई मामला नहीं रहेगा। बट चाइना ऐसा नहीं चाहता और फिर एक नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया है मानचित्र की वजह से, क्योंकि चाइना ने एक ऐसा मानचित्र रिलीज कर दिया है जिसमें उसने अक्साई चीन वाले क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश पे फिर अपना दावा किया है और अपने मानचित्र में उस क्षेत्र को दिखा दिया है। यही वह मानचित्र जहाँ पे अक्साई चीन वाला क्षेत्र इसने स्वयं में स्वीकार किया है। इतना ही नहीं बल्कि जो POK वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वह भी उसने पाकिस्तान को दिखाया है, ना कि भारत को। अरुणाचल प्रदेश भी इसने अपना ही हिस्सा माना है और एक अच्छे खासे भू क्षेत्र पर अरुणाचल प्रदेश के इसने दिखाया है कि मेरा ही नियंत्रण है। कि ये तो बात सिर्फ और सिर्फ भारत के नक्शे की है, इतना ही नहीं, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ताइवान, उसको भी इसने अपने अधिकार में दिखाया है और दक्षिणी चीन सागर जो वर्तमान में विवादों में है उसको भी अपने ही क्षेत्र पर दिखाया, यानी कि यह चीन की विस्तारवादी नीति का एक प्रतीक है जो मानचित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इतनी बात सभी को क्लियर है, तो कुछ डिस्प्यूटेड मामले हैं, कुछ इतिहास से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो बात थी मैंने आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दी है। अक्साई चीन वाला क्षेत्र यह है जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था पहले, आज के समय में इसको हम लद्दाख के रूप में जानते हैं। यह ऐसा क्षेत्र माना जाता है कि काफ़ी अधिक ऊंचाई पर है, नमक का रेगिस्तान इसको बोला जाता है और लगभग निर्जन सा क्षेत्र, यानी कि लोग स्थायी रूप से नहीं जीना पसंद करते, नहीं रहना पसंद करते इस क्षेत्र में। तो इम्पॉर्टेंट है अपने आप,
पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, भारत भी है, तो तीनों के बीच यह विवादित क्षेत्र बना हुआ है। पथरीली घाटी है, पूरी तरह सफ़ेद पत्थरों की बनी हुई है और अच्छा जीवन आप लोग नहीं व्यतीत कर सकते, इसलिए यहाँ पर लोग हैं वह रहते नहीं हैं स्थायी रूप से। कहाँ पर है इसकी लोकेशन? तो कुरनूल पर्वत के निचला क्षेत्र जो है वह अक्साई चीन वाले क्षेत्र में आता है और इसको सामान्य रूप से तिब्बत के पठार का ही एक भाग माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत जो है वह इसको अपना क्षेत्र मानता है, जो कि है ही, लेकिन चाइना जो है वह इसको अपना क्षेत्र मानता है। तो दोनों देशों के बीच तनी हुई है आज भी इस क्षेत्र को लेकर के। दो अलग अलग रेखाएं हैं, जॉनसन रेखा और मैकडोनाल्ड रेखा। दोनों ही जो रेखाएं हैं वह है तो अक्साई चीन पर, बट स्थिति अलग अलग प्रस्तुत करती है। जैसे कि जो जॉनसन रेखा है यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह रेखा इस क्षेत्र को भारत का क्षेत्र मानती है, जबकि जो मैकडोनाल्ड रेखा है यह अक्साई चीन को चाइना का क्षेत्र मानती है। तो दोनों ही रेखा अलग अलग रूप में इस क्षेत्र को परिभाषित करती है। इंपॉर्टेंट हो गया है इसलिए अक्साई चीन। और फिर एक बार विवाद खड़ा होना लाजमी है क्योंकि भारत की सरकार ने इस पूरे मानचित्र को अब कंडेम करना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि हम चीन के इस कार्य की निंदा करते हैं, जो कि जनरली हम करते हैं। ठीक है, अब कैसे सुलझाया जाएगा इस मामले को हमें बाद में पता लगेगा, बट अरुणाचल प्रदेश वाली स्थिति भी समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि तिब्बत के दक्षिण में यह क्षेत्र है, तो तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। अब तिब्बत पे तो चाइना अपना नियंत्रण पूरी तरह से मानता है, वहीं दूसरी बात यह है कि यह तिब्बत के दक्षिण में है और वो कहता है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है यह भी मेरा क्षेत्र है। इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं जो जिम्मेदार है यहाँ पर। पहली बात तो उसने मैकमोहन रेखा को ही एक्सेप्ट नहीं किया चाइना ने कभी, जो कि अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है। ठीक है, बौद्ध व्यक्तियों के लिए यह इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल है, इसीलिए ज़रूरी था कि चाइना बोले कि मेरा क्षेत्र है ये, क्योंकि ताइवान के लोगों का बहुत अच्छा अटैचमेंट बना हुआ है। तो यह एक प्रमुख कारण है इतिहास से। चाहे हम देखें 1962 का वॉर जिस प्रकार हुआ था, उस समय भी सारा मामला यहीं आके फंस रहा था और विवाद के क्षेत्र यही बने हुए थे। दो हमने अलग अलग स्थिति देखते हैं। तो 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के कुछ प्रतिनिधि थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ था। अब उनके बीच जो समझौता हुआ था, उन्होंने यह माना कि जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है यह क्षेत्र भारत के अधीन है और इन्होंने सारे समझौते वगैरह पे साइन कर दिए थे। लेकिन 1962 का यह जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ ही इस आधार पे था कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया चाइना के अधीन है। चाइना ने इस पर अपना क्लेम किया और पूरा का पूरा युद्ध हुआ, जिस वजह से परिस्थितियां गड़बड़ा गई थी। तो ये दोनों ही क्षेत्र भारत और चीन के बीच हमेशा से विवाद में रहे हैं। बहुत अधिक दिक्कत हुई है जिसकी वजह से युद्ध भी हुई है और अमूमन झड़पें भी हम लोग देखते रहते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री थी, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात दोनों ही देशों के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रों की, जो आपको जानना ज़रूरी है और चीन के द्वारा उठाए गए ये कार्य ज़रूरी है। अगर आप कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ लिख रहे हैं भारत और चाइना के बारे में, तो आप इस नए मैप के बारे में जो फैक्ट्स हैं उसको मेंशन कर सकते हैं। तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप अपडेटेड हैं और अच्छा एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी है कि आप सभी चीज़ें यूज़ करें बट इस क्वेश्चन का आंसर दें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण बातें होनी थी आज की क्लास में सभी हमने अच्छे से कर ली है। फिर जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नई बातें करेंगे और ऐसे ही पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।